वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हावर्ड जिन के कोट के साथ। हावर्ड जिन कहते हैं डिसेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पैट्रियोटिज्म। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे जो कोट होते हैं इनका मतलब समझने के लिए सिर्फ एक वर्ड का मतलब समझ लो, अपने आप जो है इस कोट का मतलब समझ आएगा। डिसेंट का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे इस लाइन के अंदर, इस कोट के अंदर जो डिसेंट वर्ड यूज़ किया गया है, इसका सिंपल मीनिंग है क्या? अकाउंटेबिलिटी। मतलब क्या? होल्डिंग द पावर अकाउंटेबल, की जो पावरफुल लोग हैं, स्पेशली मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, जब उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट करते हैं उसी को हम डिसेंट कहते हैं। और कैसे करते हैं ये? जब हम क्वेश्चन मार्क उठाते हैं हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर, जो गवर्नमेंट एक्ट कर रही है, पॉलिसी लेके आई है, एक्ट लेके आई है, इसके ऊपर जब हमारे सिटीजन्स या कह लीजिए हमारे एक्टिविस्ट जो आवाज़ उठाते हैं, क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, उसी को यहाँ पे डिसेंट किया गया है, कहा गया है। और डिसेंट क्या है? हावर्ड जिन के मुताबिक एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति है डिसेंट। और आपको पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है डिबेट एंड डिस्कशन। तो ये डिबेट एंड डिस्कशन, डी स्क्वायर में कहूँगा इसे। डिबेट एंड डिस्कशन क्या चीज़ है? ये डिबेट एंड डिस्कशन यही है कि जो पॉलिसीज़ वगैरह लेके आए हैं उस पर क्वेश्चन मार्क उठाएं, और यही हमारे एक्टिविस्ट करते हैं। यही क्या है? हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पैट्रियोटिज्म। और यही हमारी कंट्री को एक प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री बनाती है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों इस कोड का मतलब आपको समझ आ गया होगा। लेकिन ये कैसे रिलेटेड है हमारे आज के एडिटोरियल डिस्कशन से? एंटी नेशनल। देखो हमारे इंडिया में कुछ ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट आवाज़ उठाता है उसको एंटी नेशनल का टैग दे दिया जाता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है हमारा डिस्कशन रहेगा यूपीएससी सीएपीएफ के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें हैं ये क्वेश्चन में पूछी जाती है, ऐसे राइटिंग में पूछी जाती है। आपको याद होगा रिलीजियस बाइगॉट के ऊपर कुछ एक टॉपिक पूछा गया था, और वहाँ पे उस टाइम में जब पूछा गया था तो काफ़ी सारे बच्चे जो थे वो लिख नहीं पाए थे। तो ऐसे टॉपिक्स भी हमें करने हैं कवर, ताकि कैसे भी टॉपिक आए और हम उनसे निपट लें। चलो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अपने डिस्कशन स्टार्ट करते हैं किसके साथ? हमारा उद्देश्य क्या है? अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। ठीक है, कैसे बढ़ाएंगे नॉलेज पूल को? नई नई डायमेंशंस को ऐड करके। एकदम सिंपल है। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो प्रकाश राज को तो मैक्सिमम इंडियंस जानते होंगे। प्रकाश राज साउथ इंडियन एक्टर हैं। अभी रिसेंटली दिल्ली के अंदर वो आए हुए हैं, उनकी कुछ शूटिंग चल रही है। तो रात को शूटिंग चलती है, दिन में वो फ्री होते हैं। दिन में वो जस्ट घूम रहे थे तो देखा दिल्ली का ये हॉट टेम्परेचर, और फिर उनको याद आई उमर खालिद की। अब ये उमर खालिद कौन है? देखो उमर खालिद आपको याद आ जाएगा इस फोटो को देखिए। ये है उमर खालिद। कौन है, क्या हुआ इनके साथ, ये भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही सारा आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो उमर खालिद की उनको याद है कि उमर खालिद कैसे तिहाड़ जेल के अंदर जो है अपना जीवन यापन कर रहे होंगे, कैसे अपना जीवन बिता रहे होंगे। 5 साल से ज़्यादा उनको हो चुके हैं, और इतनी गर्मी में, दिल्ली की गर्मी कितनी ज़्यादा होती है, इतनी गर्मी में कैसे जी रहे होंगे। तो वो जो हमारे प्रकाश राज थे वो उमर खालिद के जो पेरेंट्स थे उनसे भी मिल के आए। तो अब यहाँ पे प्रकाश राज ने ही क्वेश्चन उठाया, क्योंकि उमर खालिद को एंटी नेशनल का टैग दे दिया गया है कि वो क्या है, भारत के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन एज सच ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उन्हें भारत के खिलाफ नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के खिलाफ बोला था। दोनों में बहुत डिफरेंस है, एक इंडिया के खिलाफ बोलना और एक इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ बोलना। ये जो पॉलिसी के खिलाफ बोलते हैं इसी को हमारे हावर्ड जिन ने बोला ये है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पैट्रियोटिज्म, क्योंकि इसी से अकाउंटेबिलिटी आती है। ठीक है, तो यही हमारे उमर खालिद ने करा। क्या करा थोड़ा सा देखते हैं। इस एडिटोरियल में सारी चीज़ डिस्कस की गई है। तो उमर खालिद ने जब उनके पेरेंट्स से मिलने गए तो सरकास्टिकली मतलब कि उसका मतलब ना होता है, ठीक है, जो एक ताने में कह दिया जाता है कि उमर खालिद को एंटी नेशनल का टैग दे दिया गया। तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन उठाया है कि ये एंटी नेशनल होता क्या है। तो एंटी नेशनल को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि पैट्रियट क्या चीज़ होती है, तभी तो हम डिफरेंस कर पाएंगे दोनों के बीच में। तो हमारे प्रकाश राज जी ने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, एक महात्मा गांधी जी का, एक हमारे नथुराम गोडसे का। ठीक है, महात्मा गांधी जी आप सबको पता है एक इंडियन आइडल है, और पूरे वर्ल्ड के अंदर महात्मा गांधी फेमस है, चाहे वो यूएसए हो चाहे वो यूरोप हो। और हमारे नथुराम गोडसे, जिनको महात्मा गांधी जी का एक हत्यारा माना जाता है, एक रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट थे ये। तो यहाँ पे आजकल क्या इंडिया की आयरॉनिकली है, इंडिया में क्या जो चल रहा है, क्या कैसी सिचुएशन चल रही है, ऐसा पॉलिटिकल क्लाइमेट है कि गांधी जी को पोर्ट्रेट कर दिया गया है एंटी नेशनल के रूप में, और जो नथुराम गोडसे है उसको पैट्रियट कर दिया गया है, उसको पोर्ट्रेट कर दिया गया है पैट्रियट के रूप में। ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर चल रहा है हमारी इंडिया के अंदर आजकल। और जो लोग रिलीजियस हेट को फैलाते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए ना तो किसी गवर्नमेंट का जिक्र करना है,
ना किसी इंडिविजुअल का जिक्र करना है। ये थोड़ा सा याद रखना, कभी आपका ऐसे राइटिंग आ जाता है और आया भी है तो यहाँ पे ना तो किसी गवर्नमेंट को वो करना है, आपको टारगेट करना है, ना किसी इंडिविजुअल को टारगेट करना है, लेकिन फिर भी अपनी बात को कहना है। जैसे यहाँ पे कह रखा है कि जो महात्मा गांधी है उनको, ऐसा पॉलिटिकल क्लाइमेट चल रहा है हमारी कंट्री के अंदर, महात्मा गांधी जी को जो है एंटी नेशनल का टैग दे दिया गया है, और नथुराम गोडसे जिन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या करी थी, जिनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी हिस्ट्री के अंदर, इवन यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो क्या होता। तो देखो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे महात्मा गांधी जी का, उनको एंटी नेशनल का टैग दे दिया गया है और पैट्रियोट का टैग दे दिया गया है उनके हत्यारे को, नथुराम गोडसे को। तो पीपल, जो लोग रिलीजियस हेट फैलाते हैं हमारी कंट्री के अंदर, उन लोगों को, वो जो लोग हैं जो रिलीजियस हेट फैलाते हैं अपनी कंट्री के अंदर, वो लोग को देशभक्त का टैग, वो अपने आप को देशभक्त बोलते हैं। और जो लोग उनको अपोज करते हैं, देखो एक जो लोग हैं जो रिलीजियस हेट फैलाते हैं, जो धर्म के नाम पे जो है दंगे करवाते हैं, रिलीजियस हेट फैला के कम्युनिटी को आपस में लड़वाते हैं, वो अपने आप को बोलते हैं क्या, हम हैं देशभक्त। और जो उनको अपोज करता है उसको वो टैगिंग दे देते हैं क्या, ये है एंटी नेशनल। और ऐसे ही जो हमारे उमर खालिद हैं उनको टैग दे दिया गया, एक लेबल दे दिया गया कि ये क्या है, हमारे एंटी नेशनल है, भारत के खिलाफ है। लेकिन ऐसा सच हुआ नहीं था। देखते हैं क्या हुआ था उमर खालिद के साथ। देखो उमर खालिद जो थे, ये जो आपको दिख रही है फोटो, यही है उमर खालिद, मेरी नहीं ये वाली, इधर देखो इधर, ये जो उमर खालिद हैं जो जेल में हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे किसके खिलाफ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। देखो ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इवन यूएसए ने भी क्रिटिसाइज़ करा था इस एक्ट को। तो अब यूएसए को तो एंटी नेशनल का टैग नहीं दिया, लेकिन उमर खालिद ने जो प्रोटेस्ट करा, क्योंकि ये जो एक्ट था, ये एक्ट कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी था मुस्लिम्स को लेके। आपको पता है कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ से हम कुछ ऐसी कंडीशन, 5 नेबरिंग कंट्रीज से ऐसी कंडीशन बना दी गई थी कि वहाँ से जो नॉन मुस्लिम आएंगे उनको इंडिया का जो है सिटीजनशिप मिलेगा, मुस्लिम्स को नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ था। तो ऐसा अपने आप में ही ये डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट दिख रहा है। उसमें हमारे उमर खालिद जो है इन्वॉल्व थे। तो तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फरवरी 2020 में आपको याद होगा कि एक पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने एक भड़काऊ भाषण दिया था अपने आप को देशभक्त बोल के। उसके बाद जो है दिल्ली रियॉट हो गए थे और दिल्ली में रहने वाले लोग, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा उससे प्रभावित हुए थे। तो उसी रियॉट के अंदर खालिद जो थे, उमर खालिद जो थे, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसी पीसफुल प्रोटेस्ट में गवर्नमेंट के द्वारा उनको अरेस्ट कर लिया गया अंडर उपा एक्ट। उपा एक्ट लगता है आतंकवादियों के ऊपर, ये भी आपको पता चलना चाहिए। और उमर खालिद कौन है, एक PhD स्कॉलर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे एडिटोरियल में बता रखी है हमारे प्रकाश राज के द्वारा। और यहाँ पे ये भी बता रखा है कि जो रियल इंस्टिगेटर थे, जिन्होंने भड़काया था, जो भड़काऊ भाषण दिए थे जिन्होंने, जिस पॉलिटिशियन ने, वो अभी भी खुले घूम रहे हैं। लेकिन जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको जेल के अंदर डाल दिया गया है। उमर खालिद ने जो है बेल के लिए भी प्ली लगाई, बेल के लिए भी अर्जी लगाई है, लेकिन वो भी रिजेक्ट कर दी गई कोर्ट के द्वारा। और उनके जो लॉयर है वो ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए सिर्फ 20 मिनट का काम है, अगर उसकी जो बेल प्ली है वो सुन लेते हैं तो उसको बेल मिल जाएगी। लेकिन 2023 से वही 20 मिनट जो है सुप्रीम कोर्ट अभी निकाल नहीं पाया है। तो ये सारी सिचुएशन जो है हमारे प्रकाश राज जी हमारे सामने लेके आते हैं और एक्चुअल में यही हो रहा है, आपको भी पता है। क्योंकि जुडिशरी करप्शन के ऊपर भी हमने देखा था कि जुडिशरी के हालात क्या हैं, कि वहाँ पे ही इतनी ओपेकनेस है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे जो है धांधलेबाजी होती है, कुछ पता नहीं चलता कि क्या क्यों हो रहा है। और एक जो अभी तो एकदम ही खुलासा हो गया कि जज के जो घर से ही जो है 500 के जले हुए नोट पाए। तो यहाँ साफ सीधा जो है एक दिखता है वो क्या, जुडिशरी में करप्शन। अब रिपोर्ट कब आएगी, कब कोई बताएगा, तब का हम थोड़ा ना वेट करेंगे। हमें भी समझ आता है, हम भी इंडियंस हैं, तो चलो यहाँ पे रहते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाते। ठीक है, अब देखो, जो सोच के देखो कि किसी का बच्चा जो है जेल में है, उमर खालिद, उसके भी पेरेंट्स हैं, उसकी भी फैमिली है, उसके भी माँ बाप है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके लिए। अब वो जेल में है। अब उमर खालिद का जो फ्रेंड्स हैं वो उनसे कंटिन्यूसली जेल में मिल के आते हैं। उनके पेरेंट्स के बारे में सोचो कि कैसे उनको फील होता होगा। उनका जो डेली रूटीन है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि उमर के जो फ्रेंड्स हैं वो जेल में उनसे मिल के आते हैं ताकि उनकी, उमर खालिद की जो मेंटल वेलबींग है वो सही रहे। और यहाँ पे जो हमारे प्रकाश राज जी हैं वो ये भी कहते हैं कि एक आमिर नाम का लड़का था, एक स्टोरी बताते हैं। आमिर नाम का लड़का था, उसने भी ऐसा ही कुछ करा था, उसको भी जेल में डाल दिया गया। उसके जो पेरेंट्स थे वो उससे मिलने आते थे, लेकिन क्योंकि पॉवर्टी की वजह से जो है वो रेगुलरली नहीं मिलने आ पाए। तो वो जो आमिर था उसने इमोशनली टूट गया और 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं वो जेल के अंदर है।
तो उमर खालिद की मदर जो है वो कहीं ना कहीं यही होप करती है कि मेरे बच्चे के साथ ये ना हो, उसको जस्टिस मिले। और जस्टिस कौन देगा? हमारी जुडिशरी। तो जुडिशरी में अभी भी उमर खालिद की जो मदर है उनको भरोसा है। उनके फादर जो है वो भी बहुत प्राउड फील करते हैं, क्योंकि उमर खालिद के फ्रेंड्स ने बोला था कि जब उमर खालिद बाहर आएगा तो उनको साउथ इंडिया भेज दिया जाए, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, दिल्ली से हमारी फ़ाइट चालू हुई है और दिल्ली में ही रहेंगे। तो ये कुछ बोल्डनेस है इंडिविजुअल की। फाइनल थॉट यही है कि जो हमारे राइटर हैं प्रकाश राज जी, वो यही बोलना चाहते हैं कि ये जो उमर खालिद हैं जिसने गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई, वो है, और उनके पेरेंट्स जो है ये है रियल पैट्रियट्स, ना कि वो लोग जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए और दंगे हो गए जिनकी वजह से। और यही सजेस्ट किया है कि इसका जो स्ट्रगल है उमर खालिद का, ये उमर खालिद का स्ट्रगल यही दिखाता है कि ये सिर्फ उमर खालिद की फ़ाइट नहीं है, ये फ़ाइट है हम इंडियंस की किसके लिए? राइट्स की। जैसे आपको याद है ना, हार्वर्ड ने बोला था कि डिसेंट इज़ द राइट फॉर्म, डिसेंट इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पैट्रियोटिज्म। तो यही जो डिसेंट है ये उमर खालिद जो है वो कर रहे हैं, किसके लिए? फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, डिग्निटी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के लिए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यही जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाती है, और यही अभी जो है अंडर अटैक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि स्ट्रगल तो रहेगा, और देखते हैं कैसे क्या आगे चलेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये जो टोटल जो कहानी थी, या पहले ये टोटल ये जो एडिटोरियल था, समझ तो आ ही गया होगा। ये कहीं ना कहीं पॉइंट आउट कर रहा है क्या? करंट जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेरिक कंडीशन चल रही है उसके ऊपर। तो एक आधा एग्जाम्पल यहाँ से ले सकते हैं उमर खालिद का, डेफिनेटली आप जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिएगा कि किसी किसी भी गवर्नमेंट का नाम ना लीजिए, और किसी भी इंडिविजुअल को पॉइंट आउट मत कीजिए नेगेटिव इमेज के अंदर, ठीक है? बस ये दो चीज़ नहीं करनी होती, बाकी जो मर्जी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ढंग से लिखो तो अच्छे नंबर मिलते हैं। तो यही सारा जो एडिटोरियल में लिख रखा है कि किसी भी इंडिविजुअल को पॉइंट आउट नहीं करा, लेकिन फिर भी सारी बात बोल दी। तो वैसे ही आपको करना है, यहाँ से सारी चीज़ नहीं लेनी, जस्ट जो थीम है, बेसिक एसेंस जो है वो लेना है हमें। तो आई होप इतना तो समझ आ गया होगा। ये पेपर 2 के लिए मेरे प्यारे बच्चों एक आपका जो है प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेट बोल लीजिए या बोल लीजिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ट्राई करो लिखने का, लिखने के बाद डिस्कशन ग्रुप में भेजो, क्योंकि लिखना तो चालू करना पड़ेगा, और काफ़ी बच्चों ने कर भी दिया है। डिस्कशन ग्रुप में कैसे जाना है? तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दे रखे हैं, टेलीग्राम ग्रुप का और एक डिस्कशन ग्रुप का। तो दोनों को जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो PDF है सुबह जल्दी आ जाती है। अब तो मैं थोड़ा सा और जल्दी देने लग गया हूँ, क्योंकि एक बच्चे ने बोला था सर प्लीज़ थोड़ा जल्दी दे दो, तो लो अब जल्दी लो। तो डिस्कशन ग्रुप और उसमें ज्वाइन कर लीजिए। चलो आगे चलते हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, 100 से ज़्यादा पिटीशन आ गई है सुप्रीम कोर्ट के बाद। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है इसको सुनेगा, तो इसको हम भी थोड़ा सा जो है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम से न्यूज़पेपर के अंदर है, तो थोड़ा सा तो जानना ज़रूरी है कि भाई बेसिक चीज़ क्या है इस वक्फ एक्ट के बारे में, जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बारे में, ठीक है? क्योंकि ऐसी ही चीज़ों से देखो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन बनते हैं उन चीज़ों से जो करंटली न्यूज़ में होती है, फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में विवादित जो होती है, जिसमें कंट्रोवर्सी टाइप की कुछ चीज़ें होती है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और कंट्रोवर्सी से क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन बनते हैं उसके स्टैटिक पोर्शन से। तो ये चीज़ को देख के ही, क्योंकि प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करना और जस्ट उसको सॉल्व करना नहीं होता, ये भी दिमाग लगाना होता है कि भाई वो क्वेश्चन आया क्यों है। आपको याद है ना, कल हिस्ट्री का हमने डिस्कस करा था कि इफेक्ट क्या है उसका, आया क्यों है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, यही सारी चीज़ हिस्ट्री में। हिस्ट्री क्या है आपका, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्या है, वो भी तो एक हिस्ट्री है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। तो आई होप समझ आ गया होगा। चलो अब वक्फ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पहले इसमें वकाफ कहता था, एक बच्चे ने मेरे को बताया कि सर वकाफ नहीं वक्फ होता है। मैं कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में कर देता हूँ मिस्टेक, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में मिस्टेक कभी नहीं होती, ठीक है? बोलने में कभी कभी हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग में कभी नहीं होती। तो वक्फ जो एक्ट है ये थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है? चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इसका भी। वैसे तो ये पेपर 1 के लिए, 2 के लिए नहीं है, ठीक है? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, ठीक है? पार्लियामेंट ने पास कर दिया, असेंट मिल गई प्रेसिडेंट की, तो मतलब ये अमेंडमेंट जो है हो चुका है, अब ये एक्ट बन चुका है। ये वक्फ जो था 1995 का था, और वक्फ इसके अंदर बोर्ड भी है, ठीक है? और डेफिनेशन वगैरह ये सारी चीज़ें इसके ऊपर ही ध्यान दिया गया है। वक्फ की थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं जल्दी से, और फिर अपना मूव ऑन करते हैं अमेंडमेंट के ऊपर कि क्या क्या अमेंडमेंट आया है। देखो, जो मुस्लिम जो लोग दान देते हैं, ठीक है, दान देते हैं चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए, किस चीज़ का? बिल्डिंग्स का, मतलब स्टैटिक चीज़ों का, ठीक है? स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स का और अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन का, फॉर चैरिटेबल पर्पस सच एज बिल्डिंग, मॉस्क्यू, ठीक है? वो चीज़ क्या है?
उसे हम वक्फ कहते हैं। और ये क्या है, इनएलिनिएबल है। मतलब क्या कि ये ना तो ट्रांसफ़र हो सकती है, ना तो इसको बेच सकते हैं, ना इसको किसी और को गिफ्ट कर सकते हैं, ना ये इनहेरिटेंट हो सकती है। इसके लिए एक बोर्ड वगैरह बनाया गया है। तो बेसिकली ये दान ही है एक तरह का। लेट से मुस्लिम किसी ने अपनी मोटरसाइकिल दान कर दी रिलीजियस पर्पस के लिए, तो क्या है, वक्फ हो गई। ठीक है, अब वो मोटरसाइकिल जो है वो उस वक्फ बोर्ड की है, या फिर किसी ने प्रॉपर्टी दान कर दी, या फिर किसी ने जो है अब कोई हॉस्पिटल दान कर दिया, ऐसे करके बहुत रिच लोग होते हैं तो वो कर देते हैं, तो वो क्या है, वक्फ। और करता कौन है, मुस्लिम। ठीक है, ये है हमारा वक्फ। सिंपल डेफिनेशन है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। एंडोमेंट, एंडोमेंट मतलब होता है दान। जो दान दी हुई चीज़ है वो आती है वक्फ में अंदर, और ये इनएलिनिएबल है कि ट्रांसफ़र नहीं होगी। एक बार दान दे दिया, वही कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, तो दरिया में डालने के बाद वापस थोड़ा ना आएगी। तो यही चीज़ वक्फ है। अब ये जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, इसमें हुआ क्या है, इसमें ट्रस्ट को सेपरेट कर दिया है वक्फ से। ठीक है, लेट से किसी मुस्लिम ने एक ट्रस्ट क्रिएट करा है, ठीक है, किसी अदर लॉज के अंदर, वक्फ के अंदर नहीं, किसी अदर लॉज के अंदर एक अपना जो है एक ट्रस्ट क्रिएट करा है, तो वो जो ट्रस्ट है वो वक्फ की डेफिनेशन से अलग होगा। सबसे पहली चीज़ ये करिए। और एलिजिबिलिटी डिसाइड करिए कि वक्फ में मतलब जो दान देगा, एंडोमेंट देगा, ये कौन देगा, सिर्फ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स देंगे। ठीक है, मतलब ये डेफिनेटली इसका मतलब समझ आ रहा है ना कि ओनली प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, मतलब हिंदूज नहीं देंगे, ये मतलब है ना इसका। ओनली प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो है, इतना भी हमें थोड़ा समझना होगा कि भाई इसका रीड बिटवीन द लाइन, यही तो यूपीएससी है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ओनली प्रैक्टिसिंग मुस्लिम देंगे, मतलब नॉन मुस्लिम यहाँ पे दान नहीं दे सकते। और वो भी कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम देंगे, जो 5 सालों से जो है वो प्रॉपर तरीके से जो मुस्लिम लॉ में जो कायदे होते हैं, 5 टाइम की नमाज अदा करना, ये सारी चीज़ें जो फॉलो कर रहे हैं, वो लोग जो है सिर्फ दान दे सकते हैं वक्फ का। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद रजिस्टर करेंगे प्रॉपर्टी को, और वक्फ बोर्ड विल रिमेन एज सच अनलेस दे आर डिस्प्यूटेड। ठीक है, और रजिस्टर्ड करेंगे प्रॉपर्टी को। चलो इतना हो गया। वुमेन राइट्स होगा फैमिली में। लेट्स से कि कोई फैमिली है, वो दान देना चाहती है वक्फ को अपनी पूरी प्रॉपर्टी से, वुमेन है वहाँ पे, तो पहले वुमेन को राइट देना पड़ेगा, उसके बाद जो है अब तुम्हें दान देना है तो दो वक्फ का। ये वाली चीज़ यहाँ पे है। इसमें वीडो, डाइवोर्स वुमेन और ऑर्फन के लिए पॉइंट्स हैं। तो इसकी स्टेटमेंट ऐसे भी बन सकती है कि वक्फ बोर्ड की जो वक्फ बोर्ड है वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी जो है अमेंडमेंट किया गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे दिख भी रहा है वुमेन एम्पावरमेंट ही हो रही है, या फिर कुछ वुमेन को लेके जो पॉइंट्स है, क्योंकि डायरेक्टली नहीं देता, कभी कभी इनडायरेक्टली दे देता है, तो हाँ वुमेन्स को लेके भी यहाँ पे एक पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, आर्बिट्रेरी क्लेम, पहले जो था कि यूनिलैटरल डिक्लेयर कर दी प्रॉपर्टी और वो सारी चीज़ होती थी, अब वो सारी चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। ट्रिब्यूनल का स्ट्रक्चर बना दिया गया है, 3 मेंबर रहेंगे यहाँ पे। 3 मेंबर में कौन कौन है, वक्फ का ट्रिब्यूनल भी है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद रखना, वक्फ में एक ट्रिब्यूनल भी है। इस ट्रिब्यूनल में डिस्ट्रिक्ट जज रहेगा, जॉइंट सेक्रेटरी रहेगा और एक्सपर्ट रहेंगे मुस्लिम लॉज के। अपील का राइट भी है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इसमें अपील करेंगे तो किसको करेंगे, कंसर्न हाई कोर्ट को करेंगे 90 दिन के अंदर। ठीक है, वक्फ और गवर्नमेंट के बीच में लैंड डिस्प्यूट होगा तो इसको पहले एग्जामिन करेगा किस रैंक का बंदा, कलेक्टर रैंक का बंदा। कंट्रीब्यूशन को रिड्यूस कर दिया गया है, कितना कर दिया गया है, सिर्फ 5% कर दिया गया है। ऑडिट होगा, ऑडिट कितने तक की प्रॉपर्टी का होगा, 1 लाख एनुअली होगा तो उसका ऑडिट होगा। और सेंट्रल डिजिटल पोर्टल यहाँ पे बनाया गया है। इसके अंदर जो मुक्तावली होता है, मुक्तावली कौन होता है, जो वक्फ का केयर टेकर होता है, जो वक्फ प्रॉपर्टी को देख रेख करता है, वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह कराएगा। डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन है, डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन इसी को लेके जो है थोड़ा सा वो आ रहा है, कंट्रोवर्सी हो रही है कि इसमें नॉन मुस्लिम जो है इस बोर्ड के अंदर है, जबकि दान देने वाले तो सिर्फ मुस्लिम है। ठीक है सॉरी, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसके अंदर यहाँ पे बता रखा दो, इसी बोर्ड के अंदर वक्फ जो बोर्ड है, अपील किसको जाएगी, हाई कोर्ट को जाएगी। ठीक है, वक्फ जो बोर्ड है उसमें 2 नॉन मुस्लिम रहेंगे और सारे मुस्लिम रहेंगे, और उन मुस्लिम में से भी 2 वुमेन रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर दिया गया है जो रिप्रेजेंटेशन है। और इस रिप्रेजेंटेशन में शिया, सुन्नी, बोरा, अफगानी हो गए, ओबीसी मुस्लिम हो गए, सबको लेना मैंडेटरी है। तो मतलब कि डाइवर्सिफाई कर दिया गया है इस वक्फ बोर्ड को, ये तो चलो ठीक ही करा है। और एक लिमिटेशन एक्ट था, उसको भी अप्लाई कर दिया गया है। लिमिटेशन एक्ट जो था ये था, द लिमिटेशन एक्ट 1960 विल नाउ गवर्न वक्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट टू एंश्योर टाइमली केस रेसोल्यूशन के लिए ये हमारा लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे वक्फ वाला। तो आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ज़रूर अटेंड करना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके लेके आया था बच्चों, थोड़ा सा तो अटेंड कर ही लेना और वक्फ को एक बार दोबारा देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जैनिज़्म से रिलेटेड। देखो जैनिज़्म के से रिलेटेड पक्का एक बार क्वेश्चन आएगा, क्यों,
क्योंकि जैनिज्म को लेके बार बार चीज़ें जो है रिपीट हो रही है। अभी दोबारा लास्ट टाइम हमने देखा था, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहीं गए थे, एक कुछ जयंती भी थी, और एक लास्ट ये आ गया, यहाँ पे आ गया कि तेलंगाना के अंदर जो है हमारे जो महावीर जी हैं, लास्ट जो तीर्थंकर थे, टीचर्स थे, उनका स्कल्पचर पाया गया है कहाँ पे, तेलंगाना में सिद्धपेट डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। किस पोस्चर में है ये पोस्चर है कयोटा सरगा, कयोट सरगा पोस्चर के अंदर पाया गया। कयोट सरगा कौन सी पोस्चर है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो इस स्क्रप्चर का थोड़ा सा डिटेल देख लें। ये जो कयोट सरगा पोस्चर है, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, यूपीएससी इन चीज़ों से क्वेश्चन पूछता है। कयोट सरगा जो है पोस्चर, ये स्टैंडिंग मेडिटेशन पोस्चर है, स्टैंडिंग मेडिटेशन पोस्चर है कयोट सरगा, बैठी वाली नहीं है। और हमारे जो महावीर है कौन से सेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है दिगंबर और श्वेतांबर 2 सेक्ट होते हैं, और ये डिवाइड हुए थे कब, वहाँ पे जब वो अकाल आया था। थोड़ा बहुत पढ़ा तो हो गई ना। तो ये जो दिगंबर सेक्ट है, ये हमारे जैनिज्म, हमारे महावीर जो है दिगंबर सेक्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। दिगंबर सेक्ट मतलब जो अंबर को, अंबर मतलब आसमान को अपने वस्त्र की तरह धारण करते हैं, मतलब कि नग्न रहते हैं, उनको दिगंबर कहते हैं। ठीक है, फीचर्स क्या थे, उशनीना ये फीचर था। उसके बाद ये कौन से पीरियड की थी, ये जो वो थी, ये थी राष्ट्रकूटा पीरियड की थी, 19th सेंचुरी की ये थी राष्ट्रकूटा पीरियड की। थोड़ा सा इसको भी याद रखना है हमें। ठीक है, एडिशनल डिस्कवरी एक चीज़ हुई, जैन बसादी की डिस्कवरी यहाँ पे हुई, मोनेस्ट्री यहाँ पे थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आई होप ये समझ आ गया होगा जैन वाला। नेक्स्ट चलें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसको ट्राई करना, अटैम्प्ट करने का। नेक्स्ट चलते हैं नॉर्थ ईस्ट के ऊपर। ठीक है, देखो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर एक चीज़ थोड़ा सा याद रखना, क्या हो रहा है आजकल। देखो बांग्लादेश में अभी ये देखो ना, बांग्लादेश में अभी हमने कल परसों के न्यूज़पेपर में देखा था कि इंडिया ने जो है उसकी पोर्ट शिपिंग कुछ होती थी वो बंद कर दी। लेकिन ये हुआ क्यों, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे आपको रीज़न देखना पड़ेगा। यही यूपीएससी का गेम है कि आपको हर चीज़ का रीज़न पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि अभी जो मोहम्मद यूनुस थे, उन्होंने एक कमेंट करा था इंडिया के ऊपर। ठीक है, क्योंकि यूनुस वहाँ की जो है टॉप फैकल्टी है। ठीक है, उन्होंने कमेंट क्या करा कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है वो लैंडलॉक कंट्री है और एक्सटेंशन है किसका, चाइना की मार्केट का। तो देखो ये कहीं ना कहीं एक एडवर्सरी रिमार्क है इंडिया के ऊपर। हमने क्या करा, हमने उसका जो कार्गो शिपमेंट आता था उसको टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, हमने ये एक्शन करा। अब देखो बांग्लादेश ने क्या करा, ये भी न्यूज़पेपर में आ रखा है, बांग्लादेश ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमारे इम्पोर्ट को वाया लैंड रूट। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे उसका कार्गो वाला जो है वो टर्मिनेट कर दिया। तो देखो ये सारी चीज़ देख रहे हो कैसे हो रही है, ये है इंटरनेशनल रिलेशन, इसी को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके रिस्पांस में ये जो हुई सारी चीज़ें, इसके रिस्पांस में हमारे जो जयशंकर जी हैं उन्होंने बोला कि ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है ये साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे है। क्योंकि ये जो इनके रिमार्क्स है, ये रिमार्क्स आप जो है ऐसे राइटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट राइटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी आएगा इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट भी हुई थी। नॉर्थ ईस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, हमारी जो पॉलिसीज़ है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज़ है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और बिम्स्टेक, तो इन सब के लिए हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है की है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन तीनों पॉलिसीज़ को लेके। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। प्लस जो हमारी नेबरिंग कंट्री है उनके साथ ये बॉर्डर भी मिलाते हैं, आसियान के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारी कुछ स्कीम है जैसे पूर्वोदय स्कीम, जो हिस्टोरिकल चेंज करना चाहती है हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर। हमारे ट्राइलेटरल हाईवेज़ हैं, आपको पता होगा, ये मांडले से लेके और हमारे यहाँ पे मोरे तक, एक इंडिया और थाईलैंड तक जो है एक वो जाने वाला है, रोड जाने वाला है कनेक्टिविटी के लिए। तो ये क्या है, ये हमारा ट्राइलेटरल हाईवे है। कलादान जो हमारा मल्टी मोड ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है हमारा, ये किसके साथ, म्यांमार के सितवे पोर्ट में है, तो रोड भी आएगा, उसमें ट्रेन भी आएगी, वो सारी चीज़ आएगी। तो कनेक्टिविटी के लिए सारी चीज़ें, तो इसके लिए कौन इंपॉर्टेंट है, हमारा नॉर्थ ईस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्लस हमारा टूरिज्म के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला समझ आ गया होगा। ये पेपर 2 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 के लिए इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ पॉइंट नहीं है जो पेपर 1 में पूछे जाए, लेकिन पेपर 2 के लिए फॉर्डर पॉइंट्स का काम करेगा। और ये देखो हमें बता भी रहा है बांग्लादेश के साथ हमारे क्या इश्यूज चल रहे हैं, तो इंडिया बांग्लादेश पे कभी आ जाता है तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ से पॉइंट कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है हमारा मैग्री-ग्रोर मेडल। ये क्या चीज़ मेडल है, देखो अभी हमारे 5 जो हमारे मिलिट्री के पर्सन थे उनको दिया गया है ये मेडल। किसने दिया है, हमारे CDS अनिल चौहान ने।
कौन कौन है, एक पांडा हो गए, राहुल हो गए, रतन हो गए, पूर्णिया हो गए, और ये हमारे रणवीर सिंह जामवाल हो गए जो कि माउंटेनियर है, डायरेक्टर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स के अरुणाचल प्रदेश में। इन सबको ये दिया गया है हमारा मैकग्री-ग्रोर मेडल, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मेडल है इसीलिए यहाँ पे लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको ट्राई करो, थोड़ा सा टफ है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेन एटीएम। देखो अभी जो है पंचवटी एक्सप्रेस जो कि मनमत से मुंबई रूट तक जा रही थी, इसके अंदर पहला जो हमारी इंडिया का पहला ट्रेन एटीएम जो है लगाया गया, वो कहाँ लगाया गया है, इस ट्रेन में लगाया गया। किस बैंक ने लगाया है, महाराष्ट्र बैंक ने लगाया है। किस डिवीज़न में आता है, सेंट्रल रेलवे भूसवाल डिवीज़न के अंदर आता है। तो यही चीज़ तो इंपॉर्टेंट होती है, बाकी सारी न्यूज़ को पढ़ के करना क्या है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 4th। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन चारों क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट बॉक्स में हो जाना चाहिए, ठीक है। ये कल के थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। मीरा चानू, ठीक है, मैंने कल पूछा था मीरा चानू को जो है वहाँ चेयरपर्सन बना दिया गया उसका वेट लिफ्टिंग वाले का। तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट चले, हमने देखा था ट्रैफिकिंग के ऊपर, हमारी जो कोर्ट ने रिमार्क दिया था ट्रैफिकिंग के ऊपर कल कुछ, उसके ऊपर हमने कुछ वो देखी थी इंटरनेशनल जो प्रोटोकॉल्स थे, और हमने ये वाला प्रोटोकॉल साइन किया था, पालेर्मो प्रोटोकॉल। ये तो मैंने 2 बार डिस्कस भी करा था, तो इसका भी आंसर चलो बी है। ऑपरेशन प्रघाट, देखो ये जो ऑपरेशन प्रघाट है मैंने कल नहीं डिस्कस करा था, लेकिन ये मैंने पहले डिस्कस करा था, तो कल वाला ऑपरेशन तो मैं लेके नहीं आया, ये नया ऑपरेशन था। ऑपरेशन प्रघाट किया गया था किसके लिए, बताओ किसके लिए, किसी ने कमेंट नहीं करा था। हमारे एक्सट्रीमिस्ट और इंसर्जेंट्स थे, ये जम्मू एंड कश्मीर में करा था, उनको क्रैकडाउन करने के लिए ऑपरेशन प्रघाट किया गया था। डेली डिस्पैच में मैंने पूछा था, अब यही चीज़ जो वहाँ पे पूछ लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ये वाला, ठीक है। ये था, हाँ देखो एक लाइन्स होती है ना, जैसे आइसो बार हो गए, बार किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर को। तो जो इक्वल प्रेशर वाले प्लेस होते हैं उनको जो लाइन जोड़ती है उसको कहते हैं हम आइसो बार, ठीक है। आइसो हाइट पे जाते हैं तो बारिश होती है, ठीक है। यही तो होता है, ऐसे यही तरीका होता है याद करने का। आइसो हाइट होती है कि हाइट पे जाते हैं तो बारिश होती है, और जब बारिश होती है उस लाइन को इक्वल जोड़ने वाली लाइन को क्या कहते हैं, आइसो हाइट। तो इसका आंसर हो गया सी। आइसोथर्म वैसे टेम्परेचर में, और आइसो लाइन सिर्फ लाइन जो इक्वल चीज़ों को जोड़ने वाली होती है। तो इक्वल प्रेशर हो गया, इक्वल रेनफॉल हो गया, इक्वल टेम्परेचर हो, सबको आइसो लाइन भी बोलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर बेसिकली सी हो गया। तो यही था आज के डेली डिस्पैच में मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अच्छा समझ आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।